बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप दोनों बच्चे खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम इंतहाई अहम टॉपिक जिसका नाम है न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, और उसके बाद इसका अगला टॉपिक लैप्लेस करेक्शन इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। बताता चलूँ, इस चैप्टर के अंदर दो टॉपिक हैं। एक टॉपिक का नाम है डॉपलर्स इफेक्ट और एक टॉपिक है जिसका नाम है न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। इन दो टॉपिक में से एक टॉपिक ने 100% बोर्ड के पेपर में आना है। 100%, यानी या तो डॉपलर्स इफेक्ट वाला टॉपिक आएगा या फिर ये वाला टॉपिक आएगा न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड और लैप्लेस करेक्शन वाला। अब दोनों में से कौन सा आएगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, बट बेहतर ये है कि आप दोनों टॉपिक को याद कर लें। अच्छा, मेन जो बच्चों का मसला होता है वो यही होता है कि सर डॉपलर इफेक्ट तो याद हो जा रहा है बॉस, न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड याद नहीं हो पा रहा। तो कोशिश मैं करूँगा कि आसान तरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूँ, और अल्लाह ने चाहा तो मैं जब इस टॉपिक को कंप्लीट करूँगा, अराउंड 2 पेजेस पे मुश्तमिल ये टॉपिक है, जब इस टॉपिक को मैं कंप्लीट करूँगा तो आप यही कहेंगे कि सर हम यही पूरा का पूरा नोट्स और यही पूरा का पूरा कंटेंट याद करेंगे और हार्डली हम 10 मिनट के अंदर इस टॉपिक को याद करने में कामयाब हो जाएंगे तरीके से, अगर आप मेरी बातों को सुने तो। अच्छा, पहले मैं रफली आप लोगों को 2-3 बातें समझा देता हूँ जो इस चैप्टर के अंदर यूज़ होनी है, सॉरी इस टॉपिक के अंदर यूज़ होनी है और जिनकी बेस आप लोगों को पता होनी चाहिए। पहली बात ये कि देखिए, एक बात याद रखिएगा कि न्यूटन का फॉर्मूला है क्या। न्यूटन का फॉर्मूला है V इजिकल टू E अपॉन रो, ठीक है। अच्छा, V क्या है? V स्पीड ऑफ साउंड है, E इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। E इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है और रो जो है वो रिप्रेजेंट करता है डेंसिटी ऑफ मीडियम को, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जब अभी मैं नोट्स बनाऊंगा तो उसमें मैं लिखूंगा कि देखिए स्पीड ऑफ साउंड इज द रेशो बिटवीन, डिवाइड का मतलब रेशो होता है, तो स्पीड ऑफ साउंड इज द रेशो बिटवीन रूट ऑफ इलास्टिसिटी टू द डेंसिटी ऑफ मीडियम। अगेन सुन लीजिएगा, स्पीड ऑफ साउंड इज द रेशियो बिटवीन रूट ऑफ इलास्टिसिटी टू द डेंसिटी ऑफ मीडियम। नाउ यू कैन सी दिस, मैंने लिख भी दिया है आप लोगों की आसानी के लिए कि जनाब अली स्पीड ऑफ साउंड इज द रेशियो ऑफ रूट ऑफ इलास्टिसिटी टू द डेंसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। मैथमेटिकली V इजिकल टू अंडर रूट E अपॉन रो। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। अब इसको याद करने का सिंपल तरीकेकार ये कि फॉर्मूले को जस्ट याद कर लीजिएगा कि V इजिकल टू रूट ऑफ E अपॉन रो, और इसी को पढ़ दीजिएगा कि स्पीड ऑफ साउंड इज द रेशियो बिटवीन रूट ऑफ इलास्टिसिटी टू द डेंसिटी ऑफ मीडियम। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, 2-3 अहम बातें। देखिए, एक जिक्र होगा यहाँ पर बल्क मॉडुलस का। बल्क मॉडुलस क्या होता है, पहले इसको सुन लीजिएगा। देखिए, हमारे पास ना 3 तरह के मीडियम होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में हमेशा जो इलास्टिसिटी होती है ना, इलास्टिसिटी इसको इलास्टिक मीडियम जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो यंग मॉडुलस से किया जाता है, जो मैट्रिक क्लास 9 क्लास में शायद पढ़ा भी हो। वाई से रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर होता है यंग मॉडुलस, ठीक है। ये हमेशा सॉलिड्स के लिए होता है। सॉलिड्स के लिए जो मॉडुलस होता है वो यंग मॉडुलस होता है। बिल्कुल इसी तरीके से लिक्विड और गैस के लिए जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है। अब बल्क मॉडुलस होता क्या है? बल्क मॉडुलस बुनियादी तौर पे चेंज ऑफ प्रेशर और फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम का क्या होता है, रेशो होता है। यानी बल्क मॉडुलस इज द रेशो बिटवीन चेंज इन प्रेशर टू द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, यानी कितना चेंज ऑफ वॉल्यूम आ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम, और चेंज जितना प्रेशर में आ रहा है इसका क्या होता है, रेशो होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कितना आपने प्रेशर का चेंज किया और उसके नतीजे में कितना वॉल्यूम में क्या आया, चेंज आया, इसका जो रेशो होता है उसको क्या कहते हैं, बल्क मॉडुलस कहते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि क्योंकि न्यूटन ने जो स्पीड ऑफ साउंड निकाला था वो गैशियस मीडियम के लिए निकाला था, गैस के लिए निकाला था, एयर के लिए निकाला था, तो यहाँ पर हम अगले स्टेप में कहेंगे कि देखें यहाँ पर जो इलास्टिसिटी है यानी जो ई की वैल्यू है वो किसके बराबर ली जाएगी, बल्क मॉडुलस के बराबर ली जाएगी। यानी कि हम ई को किसके बराबर ले लेंगे, बी के बराबर ले लेंगे। और अब वहीं हम लिखने जा रहे हैं, देखें वही लिखा है मैंने कि देखें, फॉर लिक्विड एंड गैसेस इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू द बल्क मॉडुलस, दैट इज जो ई है वो किसके बराबर ले लिया जाएगा, बी के बराबर ले लिया जाएगा। सो इट इज एम्प्लाइज दैट जो स्पीड ऑफ साउंड है उसमें ई की जगह पे हम क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे, तो ये ई इजिकल टू बी अपॉन में क्या आ गया, रो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे हम बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन दे देंगे कि बल्क मॉडुलस क्या होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि बल्क मॉडुलस इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन प्रेशर टू द चेंज इन वॉल्यूम। It is the ratio between bulk modulus is the ratio between change in pressure to the fractional change in volume, यानी कि bulk modulus is the ratio between change in pressure to the fractional change in
वॉल्यूम, ठीक है। और ये हमने बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन भी हाथ के हाथ दे दी। और यहाँ पर आके हमारा जो न्यूटन का इस फॉर्मूला है स्पीड ऑफ साउंड के लिए, उसका इंट्रोडक्शन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम न्यूटन की कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में हम करेंगे क्या, अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि जो ई है उसको हमने बी के बराबर लिया, और बी जो है किसके बराबर है, बल्क मॉडुलस के बराबर है। अब न्यूटन की गलती क्या थी, या न्यूटन ने बुनियादी तौर पे स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट किया था, लेकिन भाई न्यूटन को बहुत बड़ा मसला था, हर जगह घुस जाते थे और हर जगह घुसने वाले की बेइज्जती तो होती होती है। तो लिहाजा न्यूटन की जो यहाँ पर बहुत कच्ची हुई थी, न्यूटन की कच्ची क्या हुई थी कि न्यूटन ने जो कैलकुलेशन की और न्यूटन ने जो स्पीड ऑफ साउंड निकाला वो क्या निकाला, गलत निकाला, जिसको बाद में आके एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था साइमन लैपलेस, उसने करेक्ट किया था। और यही बोर्ड के पेपर में सवाल आता है कि व्हाट वाज द न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड एंड हु करेक्टेड दिस फार्मूला एंड गिव द लैपलेस करेक्शन। तो अब ये तो न्यूटन का फार्मूला था स्पीड ऑफ साउंड के लिए। अब न्यूटन ने क्या कैलकुलेशन की थी, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले समझें न्यूटन की बुनियादी तौर पे गलती थी क्या, या बल्कि सबसे पहले ये समझें कि न्यूटन ने एक्चुअली कहा क्या था। न्यूटन ने कहा था कि देखें, जब स्पीड ऑफ साउंड जब साउंड ट्रैवल करता है तो ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ साउंड टेम्परेचर रिमेन सेम। बुनियादी तौर पे इसकी गलती ये थी, इसका ये जो मफरूज़ा था कि टेम्परेचर सेम रहता है, गलत बात थी। लेकिन अभी तो हम गलती को नहीं डिस्कस कर रहे, अभी तो हम न्यूटन की बात को डिस्कस कर रहे हैं। तो न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने कहा भाई देखो बात ये है कि जब साउंड ट्रैवल करता है तो उस दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर में चेंज नहीं आता। यानी कि हम बॉयस लॉ यूज़ करके न्यूटन अपना साउंड की स्पीड क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और वही चीज़ अभी हम एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे कि भाई न्यूटन ने कहा था कि टेम्परेचर सेम रहता है, लिहाजा इसने बॉयस लॉ यूज़ किया। अब बॉयस लॉ को मैं ज़रा समझा देता हूँ रफली पहले ही, क्योंकि फिर उसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। बॉयस लॉ क्या कहता है, देखिए बॉयस लॉ कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कि बॉयस लॉ कहता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल प्रेशर, जो इनिशियल, ये पी इज द इनिशियल प्रेशर, वी इज द इनिशियल वॉल्यूम, तो जो प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम आएगा वही, यानी पी आई इंटू वी आई शुड बी इक्वल टू पी एफ इंटू वी एफ। इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट और फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट आपस में क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। यानी पी वी इनिशियल इज इक्वल टू द पी वी फाइनल। ये असल में बॉयस लॉ था, कि बॉयस लॉ कहता था कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। और इसी मेथड को यूज करते हुए हम अभी कैलकुलेशन करेंगे। अब आप देखें मैंने जो सेंटेंस यूज किया वो सिंपली क्या है, न्यूटन एज्यूम दैट ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ साउंड टेम्परेचर रिमेन सेम। न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने कहा देखें प्रोपगेशन ऑफ साउंड के दरमियान जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है, एंड ही यूज्ड बॉयस लॉ एंड टेक। अब इसने बॉयस लॉ यूज किया और क्या किया था, इसने जो है बी को यानी बल्क मॉडुलस को प्रेशर के क्या ले लिया था, इक्वल ले लिया था। यानी बी इज इक्वल टू क्या हो गया था, पी के बराबर आ गया था, जो भी अब हम प्रूफ भी करेंगे कि बी पी के बराबर कैसे आ गया। तो इसने कहा कि भाई बॉयस लॉ यूज करेंगे हम और बी को किसके बराबर लेंगे, पी के बराबर लेंगे। कैसे लेंगे आइए देखते हैं। पी प्रेशर है, बी बल्क मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस में ऊपर बता चुका हूँ क्या होता है। अब हम सबसे पहले बॉयस लॉ यूज करते हैं। हम कहेंगे कि देखें जी, अकॉर्डिंग टू बॉयस लॉ, अब बॉयस लॉ की तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बॉयस लॉ, बॉयस लॉ क्या कहता है, बॉयस लॉ कहता है द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी जो पीवी है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब पीवी अगर कांस्टेंट होना चाहिए तो यानी इनिशियल प्रेशर और इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम और फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी कि मैं नेक्स्ट स्टेप में ये कह सकता हूँ कि पी और वी अगर बिलफर्स इनिशियल प्रेशर हैं, पी और वी अगर इनिशियल प्रेशर हैं, तो पी और वी इनिशियल शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फाइनल प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि पी वी इक्वल टू अगर कांस्टेंट है तो जो फाइनल प्रेशर है और जो फाइनल वॉल्यूम है उसका प्रोडक्ट और इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम का प्रोडक्ट आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर कौन क्या है ज़रा देख लेते हैं। वेयर पी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है
इनिशियल प्रेशर को, यानी शुरू वाले प्रेशर को। ठीक है, इसी तरीके से V जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वॉल्यूम को। ओके की रिपोर्ट हो गई, P इनिशियल प्रेशर, V इनिशियल वॉल्यूम। अच्छा, अब अगर बिल्फर्स में बात करूं कि मैं कितना चेंज कर रहा हूं, देखो चेंज में और फाइनल में फ़र्क आता है। फाइनल का मतलब होता है जो फाइनल हो गया, और चेंज का मतलब होता है जितना हमने चेंज किया। तो अगर मैं कहूं डेल्टा P क्या है, चेंज इन प्रेशर, फाइनल प्रेशर नहीं है, कितना प्रेशर P में कितना चेंज किया गया, चेंज इन प्रेशर। और बिल्कुल इसी तरह डेल्टा V है चेंज इन वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो फाइनल प्रेशर होगा, फाइनल जो प्रेशर होगा, फाइनल प्रेशर शुड बी डेल्टा P प्लस P, क्योंकि P इज द इनिशियल प्रेशर। जब इनिशियल प्रेशर में चेंज इन प्रेशर ऐड होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या बन जाएगा, फाइनल प्रेशर बन जाएगा। ऐसा ही है। और बिल्कुल इसी तरीके से प्रेशर में इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम में डिक्रीज होगा, तो लिहाजा जब डेल्टा V में से, सॉरी, V में से जब डेल्टा V क्या होगा, माइनस होगा, यानी जो भी वॉल्यूम है उसमें से डेल्टा V क्या होगा, माइनस होगा, तो वो यकीनी तौर पे क्या बन जाएगा, फाइनल वॉल्यूम बन जाएगा। फिर से समझिएगा, P इनिशियल प्रेशर है, V इनिशियल वॉल्यूम है, तो चेंज इन प्रेशर डेल्टा P है, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V है। तो इसका मतलब जो फाइनल प्रेशर होगा उसमें हम P में जब डेल्टा P को ऐड कर देंगे तो वो फाइनल प्रेशर बन जाएगा। और इसी तरह क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है तो V में से जब हम डेल्टा V को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, फाइनल वॉल्यूम बन जाएगा। सो लिहाजा ऊपर वाली इक्वेशन क्या बनेगी, जरा देखिएगा। ऊपर वाली इक्वेशन बनेगी PV इज इक्वल टू, फाइनल प्रेशर क्या है बेटा, डेल्टा P प्लस P, या P प्लस डेल्टा P भी बोल सकते हैं इसको। और इसी तरीके से फाइनल वॉल्यूम क्या है, V माइनस डेल्टा V। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये बन जाएगा PV, तो ऐसे ही रहेगा, डेल्टा P इंटू V बन जाएगा डेल्टा P इंटू V। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा P को डेल्टा V से, तो माइनस डेल्टा P इंटू डेल्टा V। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे P इंटू V, तो ये बन जाएगा PV। ठीक है, PV, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस P प्लस माइनस माइनस P इंटू डेल्टा V। नेक्स्ट स्टेप में PV से PV क्या हो जाएगा, कैंसिल, इधर भी PV है इधर भी PV है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर P इंटू डेल्टा V यहाँ माइनस का है, तो इस P डेल्टा V को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो ये बन जाएगा P इंटू डेल्टा V प्लस में। यू कैन सी दिस, ये माइनस का है, यहाँ के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा डेल्टा P इंटू V, एक ये बचा, और साथ में बच गया माइनस डेल्टा P इंटू डेल्टा V। अच्छा, अब याद रखिएगा कि जो डेल्टा P है, यानी जो हम प्रेशर का चेंज कर रहे हैं, वो इंतहाई क्या है, वॉल्यूम अपना इंतहाई स्मॉल है। तो जब हम स्मॉल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो लिहाजा डेल्टा P और इंटू डेल्टा V का फैक्टर क्या कर देंगे, हम इग्नोर कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। इसको मैं डिटेल में ही एक्सप्लेन कर रहा, बस ये याद रखिएगा, डेल्टा P इंटू डेल्टा V को यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, निगलेक्ट कर दिया जाएगा। रेफरेंस दे रहा हूँ मैं कि सिंस डेल्टा P इज वेरी small, so we are neglecting delta P into delta V। डेल्टा P इंटू डेल्टा V को हम इग्नोर कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, जरा देखिएगा, ये बन जाएगा P इंटू डेल्टा V, P इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा P इंटू V। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, V मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ के क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो ये बन जाएगा P इंटू डेल्टा V, और अपॉन में क्या आ गया, V इज इक्वल टू क्या बन गया, डेल्टा P। तो नेक्स्ट स्टेप यानी फाइनल स्टेप में ये बनेगा P इज इक्वल टू, अब ये डेल्टा V अपॉन V का पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहा है,
तो डेल्टा पी के साथ यहाँ आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो ये बन जाएगा डेल्टा पी और अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी। और अभी मैंने ऊपर बताया था कि डेल्टा पी अपॉन, पीछे मैं इसको जो है एक्सप्लेन करके आया हूँ आप लोगों को, ये देखिए यहाँ पे बताया भी था कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी जो है किसके बराबर होता है, बल्क मॉडुलस के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये नेक्स्ट स्टेप में जो बन जाएगा, P इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी इंटू वी किसके बराबर आ जाएगा, बल्क मॉडुलस के बराबर आ जाएगा, यानी P जो है B के बराबर आ जाएगा, यानी कि बल्क मॉडुलस के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो ये वाली इक्वेशन बनाई थी, जिसको हम इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देते हैं, 1 का नाम दे देते हैं, तो हम इस वैल्यू को अब पुट करने जा रहे हैं, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब हम पुट करेंगे तो मेरा बेटा इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी, जरा देखिएगा। इक्वेशन नंबर 1 में सिंपली बी की जगह क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू रूट ऑफ पी और अपॉन में क्या आ जाएगा, रो। एंड हम अब लिखेंगे अपना कि भाई दिस इज द न्यूटन्स फॉर्मूला, दिस इज द न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड का। कभी कभी कैलकुलेशन भी आ जाती है कि कैलकुलेट न्यूटन्स फार्मूला, कैलकुलेट न्यूटन्स स्पीड ऑफ साउंड। तो न्यूटन की स्पीड ऑफ साउंड अगर कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो बेटा याद रखिएगा पी जो है ना बराबर होता है, यानी प्रेशर का फार्मूला होता है रो इंटू जी इंटू एच, ठीक है। अच्छा, रो जी एच तो बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर रो जो है वो बराबर लिया जाएगा मरकरी के, मरकरी को एच जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इस वजह से रो ऑफ एच जी इंटू जी इंटू एच। अब सारी वैल्यूज ना बुक वाली में लिख रहा हूँ कि बुक में आपको ये बताया गया है कि एट एस टी पी, ये सवाल बोर्ड के पेपर में सेक्शन बी में कई दफ़ा आ चुका है पास पेपर में, कि कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड एट एस टी पी बाय यूजिंग न्यूटन्स फार्मूला। तो अगर न्यूटन्स फार्मूला यूज़ करते हुए तो अब ये सारी वैल्यूज आपको गिवन होंगी बोर्ड के पेपर में, अदरवाइज आपको याद करनी पड़ेगी। एस टी पी पे याद रखिएगा रो जो एच जी है, यानी कि मरकरी की जो डेंसिटी है वो बराबर होती है ये सब मैं बुक से देख के लिख रहा हूँ। 30 बुक के पेज नंबर, बुक का पेज नंबर है 251, ठीक है। बुक के पेज नंबर 251 से लिख के देख के लिख रहा हूँ। 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रो ऑफ एच जी की वैल्यू। इसी तरीके से जो जी की वैल्यू है वो 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि एच की वैल्यू जो है वो 76 सेंटीमीटर। ये सब एस टी पी पे वैल्यूज होती है, कांस्टेंट होती है। और जो डेंसिटी ऑफ एयर है, जो कि रो है, डेंसिटी ऑफ एयर है, तो वो बराबर लेंगे आप, डेंसिटी ऑफ एयर की वैल्यू दी हुई है 1.293 और एक्सपोनेंशियल -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब ये अगर वैल्यू है तो इसको अगर हम पुट कर दें अबव में, तो पहले इस फॉर्मूले को बना देते हैं, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ p की जगह क्या आ जाएगा, रो ऑफ एच जी इंटू जी एच, और अपॉन में क्या आ जाएगा, रो यानी डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है। ये अब हम सारी वैल्यूज इस वाले फॉर्मूले में क्या करने जा रहे हैं, पुट करने जा रहे हैं, यानी हम कहेंगे पुटिंग ऑल वैल्यूज इन अबव इक्वेशन। तो जब हम अबव इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो ज़रा देखिएगा कारनामा क्या सा अंजाम दिया जाएगा। v इज इक्वल टू, अब रूट रो एच जी की जगह आ जाएगा 13.6, जो वैल्यूज लिखी हैं वही लिखेंगे हम, 13.6 मल्टीप्लाई बाय जी की जगह आ जाएगा 981 और आपकी दुआओं से यहाँ पे 76
बुक ने भी सारी यही वैल्यूज पुट की हुई हैं। और नीचे में 1.293 एक्सपोनेंशियल -3। और जब पूरे को सॉल्व करके, अब देखें हटने वाली बात है या नहीं है कि गलत फॉर्मूला था, गलत वैल्यू थी, फिर भी हमें पढ़ना ही पड़ रही है। गलती सिर्फ हमारी ये है कि हमने फिजिक्स पढ़नी है। तो ये पूरी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है ना, वो आती है 28,003.447 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और करके इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो ये वैल्यू मीटर पर सेकंड में चली जाएगी। तो और करके मैं लिख दूंगा 280 मीटर पर सेकंड। अब मसला ये है कि ये जो वैल्यू कैलकुलेट हमने की थी कि पूरी की पूरी वैल्यू गलत थी, उसका रीज़न मतलब न्यूटन ने की थी। हमारी क्या गलती है? हमारी गलती तो सिर्फ न्यूटन है। न्यूटन ने जो की थी गलत वैल्यू कैलकुलेट की थी। क्यों? क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है वो अराउंड 332 मीटर पर सेकंड के बराबर होती है, यानी 332 जो है मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर 280 मीटर पर सेकंड। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो लिहाजा अब नीचे हम यही लिखेंगे कि भाईजान ये थी न्यूटन की वैल्यू और ये गलत थी। और क्यों गलत थी? क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो कुछ और थी, और इस फॉर्मूले को जो करेक्ट किया था वो किया था साइमन लैपलेस ने। पूरा सेंटेंस देखिए, बहुत सिंपल सेंटेंस है। मैंने क्या लिख के दिया है मैं पहले उर्दू में बता देता हूँ। मैंने उर्दू में लिखा है कि भाई ये न्यूटन का फॉर्मूला था, न्यूटन की स्पीड थी स्पीड ऑफ साउंड के लिए, और स्पीड ऑफ साउंड की ये जो वैल्यू थी न्यूटन की वो गलत थी, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो 332 मीटर पर सेकंड है, जो कि बहुत डिफरेंस है इसका मतलब है। तो लिहाजा इस एरर को बाद में एक साइंटिस्ट है, इसका नाम था साइमन लैपलेस, उसने करेक्ट किया था। आप इसको अपने ओन वर्ड्स में बना सकते हैं। मैंने भी ओन वर्ड्स में लिखा है। मैंने क्या लिखा है ज़रा देखिएगा। मैंने लिखा है कि दिस इज द न्यूटन्स स्पीड फॉर न्यूटन्स स्पीड ऑफ साउंड विच इज रॉन्ग because the experimental value of speed of sound is 332.00 centimeter per second or 332 meter per second. Hence there was an error in Newton's formula which was corrected by Simon Laplace. ठीक है, तो which was करेक्टेड बाय साइमन लैपलेस। तो यहाँ पर आके न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड खत्म हो जाता है। अभी लैपलेस करेक्शन बाकी है। अब बोर्ड के पेपर में अगर सिर्फ कैलकुलेशन आती है सेक्शन बी के लिए तो आप ये लिखेंगे। ये सवाल सेक्शन बी में भी आ सकता है। अगर वो कहते हैं कि व्हाट वाज द न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, सेक्शन बी के लिए आता है। आप स्पीड ऑफ साउंड का ये वाला फॉर्मूला देंगे, बल्क मॉडुलस के मतलब बताएंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, और इसको अगर चाहें तो छोड़ दें और डायरेक्ट जो है बी को पी के बराबर लेके आप ये फॉर्मूला बता देंगे और बोलेंगे दिस इज द न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अगर आप कहीं आपसे वो बोर्ड के पेपर में कहते हैं कि ऑल्सो कैलकुलेट न्यूटन्स स्पीड ऑफ साउंड, तो फिर आप ये भी करेंगे। सपोज को सेक्शन बी में सवाल आता है और वो कहते हैं कैलकुलेट अकॉर्डिंग न्यूटन स्पीड ऑफ साउंड अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू, तो फिर डायरेक्टली आप ये वाला फॉर्मूला प्लेस करेंगे और ये वाला फॉर्मूला प्लेस करके ये इसका आंसर निकाल देंगे। तो सिंपल सी बात है ना, जैसा चेहरा वैसी चपेड़, कहते हैं ना, जैसा चेहरा वैसा चमाट मारना चाहिए, वैसे थप्पड़ लगाना चाहिए। तो जैसा क्वेश्चन वैसा जवाब। अब डिपेंड करता है कितने नंबर का आता है। बुनियादी तौर पर सेक्शन सी में जब आता है तो दोनों सवाल मिल के आते हैं कि जनाब अली व्हाट वाज द न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड एंड हु करेक्टेड दिस फार्मूला एंड गिव लैपलेस करेक्शन। तो आपको फिर पूरा देना होगा, लैपलेस करेक्शन भी देनी होगी। अभी मेरे ख्याल से अल्लाह ने चाहा तो ये बात समझ में आ गई कि ये न्यूटन का फार्मूला है। फिर उसके बाद ये इसकी कैलकुलेशन आ गई, और कैलकुलेशन करने के बाद आपने यहाँ पर आके बात खत्म करनी है न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड की, और ये न्यूटन्स की कैलकुलेशन है जो हमने आपको बताई। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लैपलेस करेक्शन की तरफ। उम्मीद यही है कि न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड का टॉपिक आप लोग अगर याद करेंगे तो 10 से 15 मिनट के अंदर बैठ जाइएगा, याद कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत सेक्शन सी, वरना भारी पड़ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।